इनिशियली बॉडी कुछ ऐसे रही होगी और उसके बाद क्या हुआ होगा, इस सेंट्रल पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करके इस वाली पोजीशन पे आई होगी, ठीक है। कैसे? ऐसे रोटेट करी, किस पॉइंट के अबाउट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट। सो यहाँ पे इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा, क्योंकि अगले ही इंस्टेंट पे कोई दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, उस दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में ये दोबारा कोई दूसरा एक पार्ट ट्रेवल करेगी। बात समझ में आई? ठीक है। सो यहाँ पे कायदे से आपको जो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अपने बॉडी को अगर एज्यूम करूँ तो इसका कौन सा मोशन होगा? प्योरली रोटेशनल मोशन। कोई इसके पास ट्रांसलेशन मोशन तो आएगा नहीं। अगर इस पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन है तो मुझे ये बताओ काइनेटिक एनर्जी को आप कितना लिखोगे तब? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा कौन सी एक्सिस के अबाउट लूंगा? वो एक्सिस जो मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रही है। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम पता है, बॉडी का मास मुझे एम पता है, बॉडी का मास कितना पता है? एम, और डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का? आर स्क्वायर। सो आई की जगह मैं लिख सकता हूँ आई सी एम आर स्क्वायर, आई सी प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर और हाफ कर दिया। इसको सॉल्व कर दो, क्या लिखोगे? हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर। आर इंटू ओमेगा क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ? हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सो इवन दो मेरी जो बॉडी थी, इवन दो जो मेरी बॉडी है वो अपने किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ रोटेट कर रही है, लेकिन आप उसी बॉडी को दो अलग अलग कॉम्पोनेंट में ब्रेक कर लो। एक उसका प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन विच इज हैविंग सम वेलोसिटी वीसीएम, और दूसरा उसका प्योरली रोटेशनल मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास। ये हमने जो छोटा सा एग्जांपल जो देखा, ये तो हमने एक पर्टिकुलर केस के लिए देखा, लेकिन ये जनरलाइज हर केस के लिए वैलिड है। बात समझ में आती है? एग्जाम्पल देखो, जैसे इस एग्जाम्पल में पूछा गया आपसे, यू हैव टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इंक्लाइंड रॉड ऑफ मास m एज शोन इन द फिगर विच इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हमें रोटेशनल एनर्जी निकालनी है। बताओ कैसे करोगे इसको? सिंस जो हमारे रॉड है ए बी, इसके अलग अलग पॉइंट आपकी एक्स डैश एक्सिस जो रोटेशनल एक्सिस है उससे अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये रोटेट कैसे कर रही है, बी वाला पॉइंट कुछ ऐसे रोटेट कर रहा होगा, जो आपका ए वाला पॉइंट है वो कुछ ऐसे रोटेट कर रहा होगा, और जो आपका कोई भी अगर मैं रैंडम पॉइंट इससे एक्स डिस्टेंस पे जाके कोई अगर रैंडम पॉइंट अगर लूँ तो वो छोटे सर्कल में घूम रहा होगा। बात समझ में आई? सो हर पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग है, तो आपको हर पॉइंट की अलग अलग एनर्जीज निकालनी पड़ेगी, और उन सारी एनर्जीज को क्या कर दोगे? इंटीग्रेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? नेट काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये एक रिजिड रॉड थी, इंक्लाइन रॉड है, रिजिड रॉड है, तो इसके पास कभी भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, कभी भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो हम ऐसा करते हैं, लेंथ के अलोंग एक्स डायरेक्शन पे जाके डीएक्स विड्थ का, एक्स डायरेक्शन पे जाके डीएक्स विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो उस एलिमेंट का मास कितना होगा? डीएम, मास ऑफ द एलिमेंट विल बी गिवन बाय टोटल मास ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रॉड मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट ऑफ द एलिमेंटल लेंथ ऑफ द रॉड, जितनी आपने क्या मानी है? डीएक्स। एक छोटे पार्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? छोटे पार्ट की काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन ये बताओ इस पार्ट की वेलोसिटी v कितनी होगी? आर इंटू ओमेगा, जहाँ पे आर क्या होगा? सर्कुलर मोशन का रेडियस, ये वाला होगा आर। आर और एक्स में क्या रिलेशन आएगा? आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन, नहीं, आर इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा, आर इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा आएगा। सो वेलोसिटी v कितनी आएगी? एक्स साइन ओमेगा एक्स साइन। हाँ, सो काइनेटिक एनर्जी डी की कितना देगा? हाफ डी एम वी स्क्वायर, जहाँ पे v को क्या लिखोगे? आर इंटू ओमेगा, और वहाँ पे r को क्या लिखोगे? एक्स साइन थीटा। सारी वैल्यूज पुट करो, तो डी के कितना आएगा? हाफ एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो आपके पास आई इस एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी, छोटे वाले एलिमेंट की। इसको आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक? x की वैल्यू -L/2 से लेके +L/2 तक जा सकती है, और काइनेटिक एनर्जी 0 से k तक आपको टोटल मिलेगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको नेट काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? इट विल कम आउट टू बी 1/24 m ओमेगा स्क्वायर L साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? सिंपली
अदरवाइज आप इस रॉड का क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। कौन सी एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल पॉइंट के अबाउट, सेंट्रल पॉइंट के अबाउट अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसे निकलता है, डी आई इक्वल टू इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। वहाँ पे भी हम अलग अलग डिस्टेंस पे जाके हर पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो आपको बॉडी का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा उसकी सेंट्रल पॉइंट के अबाउट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जो हमारी एक्स डैश एक्सिस है इसके अबाउट हमारे उसका क्या मिल जाता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और डायरेक्टली आप काइनेटिक एनर्जी कितनी बोले थे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आई बात, ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी ये वाली। आगे देखो, इस केस में इन्होंने क्या बोला, कोई एक आपके पास टॉय है विच इज मेड बाय रैपिंग अ सेवरल स्ट्रिंग सेवरल टाइम्स अराउंड अ सॉलिड सिलेंडर with a mass m and radius r as shown in the figure. The end of the string stationary while releasing the cylinder with no initial motion. The strings unwind but does not slip or stretch as the cylinder drops and rotates. Use energy considerations to find the speed v of the center of mass of the solid cylinder after it has dropped a distance h. जब आपका सिलेंडर h डिस्टेंस से नीचे की तरफ फॉल करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी आपको वो फाइंड आउट करनी है। और यूज क्या करना है आपको, एनर्जी। एनर्जी से हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर ये अपनी इनिशियल पोजीशन से जीरो वेलोसिटी के साथ गए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो। एच डिस्टेंस से ये ड्रॉप कर गया, तो यहाँ से एच डिस्टेंस पे अगर ड्रॉप किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई तो कोई दूसरी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये अगर एच एनर्जी, एच हाइट से अगर नीचे की तरफ गए तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी आएंगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज ट्रांसलेटेड। चूंकि इसने बोल दिया कि जो आपका स्ट्रिंग है ना वो अनवाइंड होके विदाउट स्लिपिंग नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो प्योर रोटेशन हो रहा होगा। कौन से पॉइंट के अबाउट द पॉइंट विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द स्ट्रिंग एंड द बॉडी। उस पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ वो रोटेट कर रहा होगा। लेकिन हम क्या मान लेंगे कि बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन में है और उसके पास एक ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है। सो कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी should be equal to the change in kinetic energy. Change in potential energy should be equal to the change in kinetic energy. Potential energy कितनी उसको डिक्रीज हुई, mgh। kinetic energy कौन कौन सी मिली, हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, ठीक है। वेयर द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड द ओमेगा विल बी वी सी एम शुड बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, वी सी एम विल बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। ये बात समझ में आती है, पक्की बात। सो आप इन दोनों वैल्यूज को पुट करो। आई कितना पुट करेंगे, एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का आई सी एम कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर एज्यूम कर लो सॉलिड सिलेंडर मानते हुए। इनकी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको वेलोसिटी वी जो मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ 4/3 जी एच, अंडर रूट 4/3 जी एच। समझ में आया, ठीक है। अगला देखो, अ रोलिंग बॉडी रोल्स डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन, फाइंड हाउ इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री। इनिशियली आपके किसी भी इनिशियल पोजीशन पे है एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और उसका रेडियस ऑफ रोटेशन कितना है, रेडियस ऑफ द बॉडी इज आर। जब ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पे पहुंचे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो हमें क्या साथ में क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगी। एंड लेट अस अज्यूम दैट द हाइट, दिस हाइट इज गिवन एज एच। ये जो हाइट है ये आपको एच गिवन है, ठीक है। So instead of taking the radius of rotation r, we can also say कि इस बॉडी का कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन होगा। कोई भी अगर रैंडम बॉडी होगी तो इसका कुछ रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, तो हम उसको आई और के एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, इनिशियली जब ये इनिशियल पोजीशन पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हम एज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे, जीरो। कि हमने इसको पुश नहीं किया किसी भी वेलोसिटी के साथ, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन में गए पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा जब वो बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पे आएगा। इन दैट केस आई एम अज्यूमिंग दैट द डेटम लाइन इज द बेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। दिस इज योर डेटम और रेफरेंस लाइन, जहाँ से मेरी सारी पोटेंशियल एनर्जी को मैं काउंट कर रहा हूँ। तो डेटम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। किसकी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम
वी सी एम का स्क्वायर. अगेन द सेम रिलेशन विल होल्ड दैट वी सी एम शुड बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. ठीक है, वी सी एम विल बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा. यहाँ पे हम के नहीं लेंगे, हाँ यहाँ की यहाँ पे के नहीं लेंगे, यहाँ पे आर ही लेंगे. लेकिन आई सी एम को मैं लिख सकता हूँ एम के स्क्वायर. आई सी एम को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर. वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको वेलोसिटी वी जो मिलेगी इट विल कम आउट टू बी अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रूट. ये आपको मिलेगी वेलोसिटी. ठीक है, अब ये बताओ कि जो हमारी बॉडी है, यहाँ पे कोई भी बॉडी डिफाइन नहीं की हुई थी, कोई भी बॉडी डिफाइन नहीं की हुई थी, तो अलग अलग बॉडीज की वेलोसिटी अलग लगेंगी. ऑल्दो दे आर ऑल ऑफ देम आर हैविंग द सेम शेप. हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रिंग, डिस्क, स्फीयर, हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, सबके लिए एक्सप्रेशन सेम आएगा. लेकिन हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अलग अलग है, या हर बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन के अलग अलग है. जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन के ज्यादा आएगा उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, कम. तो क्या बोलोगे, इफ k is higher then velocity will be low. समझ में आई बात. ये चीज वैसे भी आती है, क्यों, जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ज्यादा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि बॉडी की टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. इनिशियली क्या थी, रेस्ट पे तो अपने उसी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी. तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया उसकी वेलोसिटी में चेंजेस क्या आएंगे, कम आएंगे. बात समझ में आई. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, अ फोर्स F is applied tangential to the topmost point of a sphere of mass m and radius r. If ground is rough enough to prevent sliding, then find the linear acceleration of the sphere. ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझो रोलिंग फ्रिक्शन का. रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है और कब लगता है. अभी हमने टायर और ग्राउंड वाला एक एग्जाम्पल समझा था छोटा सा. Let us reconsider the same example that you are having a tire which is placed on a smooth rough ground. सबसे पहले ये बताओ, अगर इस टायर को ग्राउंड पे अगर रोल करने, सो शुड देयर बी एनी फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द टायर और नॉट. होनी चाहिए. क्यों, तभी आगे जाएगा. अगर ना हुआ तो भी जाएगा. कैसे, फोर्स स्लिप नहीं करवाना मुझे. अच्छा, स्लिपिंग नहीं करवानी. स्लिपिंग का मतलब क्या है, समझो एक बार. स्लिपिंग का मतलब क्या है, मैं स्लिपिंग को क्यों अवॉइड करवाना चाह रहा हूँ. ऐसे था मेरा इनिशियली. ठीक है, अगर मैं इस पे रैंडमली ए बी और सी पॉइंट लिखता हूँ, रैंडमली ए बी और सी लिख दिया, मेरा ग्राउंड को मैंने एक्सटेंड कर दिया बहुत लंबा. अगर ये स्लिप होगा, अगर ये स्लिप हुआ तो क्या होगा, ये बॉडी आपको ऐसी की ऐसी नजर आएगी. अगर स्लिप हुआ ना तो क्या होगा, इनिशियली यहाँ पे कुछ देर बाद स्लिप होगी, सेम ओरिएंटेशन में आपको यहाँ पे नजर आएगी कि ए बी और सी का जो पॉइंट जो है वो वैसे के वैसे नजर आए. तो जो ग्रीन कलर से जो मैंने आपको मोशन जो दिखाया है, ये कौन सा मोशन है, ये तो कहलाएगा प्योर ट्रांसलेशन. ठीक है, लेकिन अगर आपकी यही बॉडी प्योर रोटेशन में है, अगर यही बॉडी प्योर रोटेशन में है, तो ये क्या करेगी, इनिशियली यहाँ पे थी, इसके साथ कंसाइड कर रही थी, लेकिन जैसे अगर ये प्योर रोटेशन में, तो बॉटम पॉइंट के कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या करेगी, रोटेट करेगी. ऐसे रोटेट करेगी, थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी और रोटेट करेगी, और आगे बढ़ेगी और रोटेट करेगी. हाँ या ना, ये ऐसे रोटेट कर करके आगे बढ़ेगी. समझ में आ रही है बात. तो यहाँ पे अगर आप ए बी और सी की पोजीशन देखोगे तो सभी पोजीशन कुछ कुछ रोटेट किए हैं. इनिशियल अगर मेरा ए पॉइंट जो था वो कहाँ पे था, इधर. सो ट्रांसलेशन की वजह से वो कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ गया. सो ए पॉइंट कुछ रोटेट किया. सिमिलरली सी पॉइंट अगर यहाँ पे था तो सी पॉइंट भी रोटेट करके कुछ इधर आया. समझ में आया. ठीक है, सो अगर ऐसा हुआ है तो इस वाले मोशन को आप बोलोगे प्योर रोटेशन. क्या बोलोगे, प्योर रोटेशन. अगर स्लिपिंग नहीं हुई, स्लिपिंग ना होने का मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके ग्राउंड के साथ एक स्लाइडिंग मोशन में नहीं गया. जो आपका प्योर ट्रांसलेशन मोशन था, अगर उसमें आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करोगे तो वो लगातार घिसते हुए आगे की तरफ जा रहा होगा. वो लगातार रब करते हुए आगे की तरफ क्या होगा,
लेकिन अगर मैं प्योर रोटेशन की बात करूँ तो वहाँ पे जैसे जैसे आपका बॉडी रोल करके आगे गया, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मोमेंट के लिए टच हुआ ग्राउंड पे, लेकिन वो स्लिप नहीं हुआ। ठीक है, वो स्लिप ना हो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए वो देखो। अगर बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है, सो बॉडी के किसी भी रैंडम पॉइंट का अगर मैं वेलोसिटी अगर निकालूं तो सभी पॉइंट की वेलोसिटी VCM उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। तो ये रेड कलर वाले जो एरो है ये सब क्या बता रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी। साथ में जो हमारी बॉडी है वो रोटेट भी कर रही थी विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। सो हर पॉइंट के पास एक रोटेशनल वेलोसिटी आएगी R ओमेगा, विच विल डिपेंड अपॉन द सेंस ऑफ रोटेशन। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो उसके पास भी R ओमेगा कहाँ पे आएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस वाले पॉइंट की बात करूं तो इसके R ओमेगा कहाँ पे आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे R ओमेगा क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। रैंडम पॉइंट की बात की तो वहाँ पे R ओमेगा क्या आएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, अब मेरा ग्राउंड के साथ कौन सा पॉइंट कॉन्टेक्ट में आया था, बॉटम मोस्ट पॉइंट। ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में तो कौन सा पॉइंट आया था, बॉटम मोस्ट पॉइंट। सो इफ देयर शुड बी नो स्लिपिंग बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द ग्राउंड, सो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट को P से रिप्रेजेंट करूं so the net velocity of the point P will be equal to VCM minus R omega in the forward direction. Yes, sir. VCM minus R omega in the forward direction. This velocity of the point of contact should be equal to the velocity of the ground. या तो ग्राउंड बोल लो या अगर किसी सरफेस पे रखे तो वेलोसिटी ऑफ द सरफेस के बराबर होनी चाहिए। ग्राउंड की वेलोसिटी इस केस में कितनी है, 0। तो इसलिए आप बोलते हो कि VCM किसके बराबर आ जाएगा, R ओमेगा के बराबर आ जाएगा। आंख बंद करके आप बोल देते हो। अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी VCM कुछ इतनी है कि वो R ओमेगा के बराबर हो जाए, तो डायरेक्टली खुद ही क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P की वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे कोई स्लिपिंग की टेंडेंसी ही नहीं रही, तो क्या फ्रिक्शन आएगा, नहीं आएगा। सो जब तुम्हारी ये वाली कंडीशन एग्जैक्टली बन गई तो फ्रिक्शन कितना हो गया, 0। सो इवन ऑन द स्मूथ सरफेस द बॉडी कैन रोल विदाउट स्लिपिंग। इन केस अगर तेरा VCM ग्रेटर देन R ओमेगा आता है तो बता क्या होगा, बॉडी की टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप करने की होगी। तो रोटेशनल में होगा, ट्रांजिशन में होगा। बॉडी की टेंडेंसी आई है अभी, सिर्फ टेंडेंसी आई है, अभी स्लिप करना शुरू नहीं किया है। जैसी ही उसकी टेंडेंसी आएगी फ्रिक्शन तुरंत आ जाएगा। बॉडी अगर VCM R ओमेगा से ज्यादा है तो बॉडी की स्लिप करने की टेंडेंसी कहाँ पे आई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। फ्रिक्शन जैसे ही इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा, फ्रिक्शन का टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा बता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही टॉर्क आएगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंगुलर एक्सेलरेशन तेरे ओमेगा की डायरेक्शन में आ गया तो वो ओमेगा के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जैसे ही उसने ओमेगा के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, R ओमेगा दोबारा VCM को अप्रोच करेंगे, और जैसे ही R ओमेगा का मैग्नीट्यूड VCM के बराबर हो गया, दोबारा फ्रिक्शन लगना 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। सो देयर शुड बी सम मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट विच कैन स्टिल सपोर्ट प्योर रोलिंग मोशन। फ्रिक्शन आया था इस केस में फ्रिक्शन आया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फ्रिक्शन आया है। फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क भी आया, टॉर्क की वजह से अल्फा आया जो ओमेगा की डायरेक्शन में था, उसने ओमेगा के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया सच दैट R ओमेगा VCM के बराबर हो गया। और जैसे ही R ओमेगा VCM के बराबर हो जाएगा दोबारा प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस केस में फ्रिक्शन आया, पहले जो हमने केस देखा था वो स्मूथ सरफेस पे भी हो सकता था तब जब VCM R ओमेगा के बराबर है। अगर VCM ग्रेटर देन R ओमेगा हो जाता है ऑन द स्मूथ सरफेस तो आप बोलोगे कि बॉडी रोटेट भी करेगी और ट्रांसलेट भी करेगी। अगर प्योर रोटेशन में जाना है तो बॉडी को उस केस में क्या होना पड़ेगा, बॉडी और ग्राउंड के बीच में रफनेस आनी चाहिए, वो रफनेस कुछ फ्रिक्शन लाएगी। अच्छा, जब जैसे ही ये बॉडी रोटेट करके अगले पॉइंट पे आई तो एक चीज समझो दोबारा से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहाँ पे फ्रिक्शन आया है क्या फ्रिक्शन स्लिप हुआ या नहीं हुआ, फ्रिक्शन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप हुआ या नहीं हुआ, मुझे बस ये सोच के बताओ। सेम ही रहेगा। क्या आएगा, सेम आएगा। सेम नहीं आएगा। देख सेम का मतलब क्या है, बोल सेम का मतलब क्या है, कि मतलब जहाँ पर था मतलब वो जो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट आ रहा था वो सेम ही आएगा, वो तो नहीं आएगा। नहीं होगा क्या, इसको डिलीट करता हूँ एक बार। इस पे एक 2-3 पॉइंट में कंसिडर करता हूँ। दिस इज माई पॉइंट नंबर 1, दिस इज माई पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज माई पॉइंट नंबर 3। ठीक है, बॉडी का ये सेंटर ऑफ मास है जिसके अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं ऑन अ ग्राउंड। ठीक है, टेंजेंशियल हो गया पूरा।
अब मैंने क्या किया, ये जो मेरी बॉडी जो है ना, इस बॉडी को अब मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में प्योर रोटेशनल मोशन दे रहा हूँ। सो इनिशियली बॉडी ऐसे थी, लेकिन जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, एकदम इसके नीचे जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये ऐसे रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने के बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, कुछ आगे, और इसको इतना रोटेट करवा दें कि अगला पॉइंट ऐसा आ गया। ठीक है, तो अब देखो पहले 1 पॉइंट कांटेक्ट में आया था, अब कौन सा पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आया, पॉइंट नंबर 2। बात समझ में आ गई है। लेकिन 1 से 2 तक जाते हुए बॉडी का कोई ट्रांसलेशन मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ होगा। सो अब 2 पॉइंट मेरा कांटेक्ट में आ गया, हाँ या ना। उसकी कुछ देर बाद क्या होगा, मेरा जो पॉइंट नंबर 3 है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा। पॉइंट नंबर 3 ग्राउंड के कांटेक्ट में आ जाएगा, कुछ ऐसा, और पॉइंट नंबर 3 ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया। समझ में आ रहा है, बॉडी अब रोटेट हुई थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। ठीक है, सो जिस इंस्टेंट पे हमारी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स में कुछ टॉर्क लाया, टॉर्क में कुछ अल्फा लाया, अल्फा ने ओमेगा को सपोर्ट करके उसको VCM के बराबर ला दिया। ये सिर्फ एक इंस्टेंट पे हुआ, जिसकी वजह से बॉडी किसमें आ गई, प्योर रोटेशन में। प्योर रोटेशन कौन से पॉइंट के अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी प्योर रोटेशन में आ गई तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई मोशन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। सोच, आराम से सोच, मैंने क्या बोला, उस इंस्टेंट पे जब फ्रिक्शन आया तो उसने VCM को R ओमेगा के बराबर करवा दिया, और जैसे ही VCM R ओमेगा के बराबर हुआ, तुम क्या बोलोगे कि बॉडी किस में आ गई, इस केस में बॉडी किस में आ गई, प्योर रोटेशन में। किस पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अबाउट द इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर एक्सिस जो पास करी होगी वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी, और जो मेरी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको मैं क्या मान सकता हूँ, उस इंस्टेंट के लिए स्टेशनरी। अगर वो स्टेशनरी है तो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। जो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टेशनरी है उसी पे फ्रिक्शन फोर्स लगा था, तो फ्रिक्शन फोर्स जिस पॉइंट पे लगा वो पॉइंट क्या हो गया, स्टेशनरी। तो जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स लगा था वो पॉइंट स्टेशनरी हो गया, तो पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फ्रिक्शन का वर्क क्या आएगा, 0। फ्रिक्शन का वर्क कितना आया, 0। एंड सिंस तेरी बॉडी उस इंस्टेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में प्योर रोटेशन में थी, अगले इंस्टेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा। अगले इंस्टेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा था, पॉइंट नंबर 1, उसके अगले इंस्टेंट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा बन जाएगा, पॉइंट नंबर 2। उस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, उसके अगले इंस्टेंट पे फिर तेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया, कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 3। उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स लगातार लग रहे हैं लेकिन हर अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, और जिस उस इंस्टेंट पे जिस पॉइंट पे लगा था उस पॉइंट का उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0 कब, इन प्योर रोटेशन। इन प्योर रोटेशन, बात समझ में आई, पक्की बात। सो अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है, या उस इंस्टेंट पे मेरी बॉडी क्या थी, स्टेशनरी थी। दोबारा सुन, उस इंस्टेंट पे बॉडी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या थी, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था मेरा, स्टेशनरी था। तो जरूरी है कि उस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तुम अपनी एनालिसिस के लिए फ्रिक्शन को किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि बॉडी तो मूव ही नहीं की ना, रेस्ट पे ये, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे भी लग रहा हो सकता है, पीछे की तरफ भी लग रहा हो सकता है। तुम किसी भी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स को एज्यूम करो, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर तुम्हारी फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब तुम्हारी एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट थी। अगर नेगेटिव आई तो वहां पे तुमने पूरी एनालिसिस को दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा लिखोगे कि सिंस नेगेटिव साइन आया इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका, कांस्टेंट। बात समझ में आई। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन के केस में है। इन जनरल जब हम फ्रिक्शन को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे आप फ्रिक्शन की कोई भी डायरेक्शन एज्यूम करो, आप उसको सॉल्व करो। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है फिर तो ठीक है, अगर नेगेटिव आती है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, दोबारा उस पर फ्रिक्शन फोर्स दिखाओगे, दोबारा सारी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी अलग आएगा और उसकी वजह से उसका डायरेक्शन भी अलग आएगा। दोनों चीजें यहाँ पे चेंज होगी, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन के केस में ऐसी चीज नहीं है। सो व्हेनेवर द केस ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन इज देयर, यू जस्ट ट्रीट इट एज अ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ न्यूटन्स लॉ, जहाँ पे आप विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है, पक्का। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, बता क्या बोला।
a force F is applied tangential at the topmost point of the sphere of mass m and radius r. If ground is rough enough to prevent sliding, then you have to find the linear acceleration of the sphere. आपको स्फीयर की लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सो जस्ट फॉर आवर सेक हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे. एक बार फ्रिक्शन की एक डायरेक्शन मानेंगे, फिर दूसरी डायरेक्शन करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन में. हर क्वेश्चन में करके देखने वाले, टाइम कंज्यूम होगा. सो ये मेरी बॉडी थी. इस बॉडी को आपने एक रफ सरफेस के कांटेक्ट में रख दिया. आपने एक्सटर्नल फोर्स एफ कहाँ पे लगाया? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है. और जो आपका सिलेंडर है, स्फीयर है, यहाँ पे आपको स्फीयर दिया हुआ है. दिस इज योर स्फीयर हैविंग मास m एंड रेडियस r. स्फीयर के बारे में बोले कुछ नहीं दिया तो सॉलिड स्फीयर एज्यूम करेंगे, ठीक है. इफ द ग्राउंड इज रफ एनफ टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर. अब मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा, लेकिन मैं बोल दिया टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग. स्लाइडिंग अगर प्रिवेंट करे तो प्योर रोटेशन होगा. प्योर रोटेशन के केस में लेट अस एज्यूम कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो लगा होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा होगा. ये जो मैंने फ्रिक्शन फोर्स F जो दिखाया है, ये किसके ऊपर दिखाया है और किसकी वजह से दिखाया है? दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द ग्राउंड ऑन द स्फीयर. तो ग्राउंड पे अगर मैं देखूंगा तो वो नीचे डायरेक्शन, नीचे वाला शो कर रहा हूँ. ये वाला फ्रिक्शन फोर्स किसका है? दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ग्राउंड, ठीक है. बात समझ में आई? और मेरे को अच्छा साथ में बॉडी अगर प्योर रोटेशन में है फोर्स की डायरेक्शन में, तो इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दोनों आएंगे. ओमेगा भी आएगा और अल्फा भी आएगा. लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. तो मुझे ये बताओ फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए? एक्सटर्नल फोर्स F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और mg वेट दोनों आपस में बैलेंस हो रहे होंगे इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सो n विल बी इक्वल टू mg, n विल बी इक्वल टू mg. साथ में मुझे ये बताओ रोटेशनल मोशन के लिए ऐसे करो, इस केस में जो फ्रिक्शन की जो आपको डायरेक्शन एज्यूम करनी है ना, वो उल्टी डायरेक्शन एज्यूम कर लो. ये था मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था ये लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में. सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्फीयर, ठीक है. हाँ, अब बॉडी की रोटेशनल टेंडेंसी, टॉर्क की इक्वेशन क्या लिखोगे? एक्सटर्नल फोर्स F इंटू रेडियस r प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F इंटू रेडियस r शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा. जहाँ पे मैंने टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लिखा है? अबाउट द सेंट्रल पॉइंट. तो यहाँ पे I स्फीयर का सेंट्रल पॉइंट के अबाउट कितना लिखेंगे? 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है. एंड सिंस आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो प्योर रोटेशन में था. अब मुझे ये बताओ बॉडी के पास एक लीनियर एक्सेलरेशन A है, किस डायरेक्शन में? फोर्स की डायरेक्शन में. तो वो सेंटर ऑफ मास की ही होगी A CM. और बॉडी के पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी है. तो मुझे ये बताओ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास कौन कौन सी एक्सेलरेशन है? एक एक्सेलरेशन तो आएगी A CM इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और एक इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में. A टेंजेंशियल जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? R इंटू अल्फा. फॉर नो स्लिपिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यू विल से दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द इक्विवेलेंट पॉइंट ऑन द सरफेस. एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कितना है? A CM माइनस R अल्फा. जिस सरफेस पे रखा है सरफेस की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितनी है? 0. तो आप क्या बोलोगे? A CM माइनस R अल्फा शुड बी इक्वल टू 0. क्या बोलोगे? A CM माइनस R अल्फा शुड बी इक्वल टू 0. सो अल्फा कितना आ जाएगा? A अपॉन R. अल्फा कितना आ गया? A अपॉन R. सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है. इन दोनों तीनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, दोनों तीनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन जो आएगी ना उसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना आएगा. 1 सेकेंड. हाँ जी, उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा एक्सेलरेशन A का, दैट विल कम आउट टू बी A इज इक्वल टू 10F अपॉन 7m. कितना आएगा? 10F अपॉन 7m. और ये वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू की वजह से अगर आप पहली फोर्स इक्वेशन में अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोर्स इक्वेशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू जो आएगी इट विल कम आउट टू बी -3F अपॉन 7. कितना आया? -3F अपॉन 7.
जहां से मुझे नेगेटिव साइन की वजह से क्या पता चला कि फ्रिक्शन फोर्स की एक्चुअल डायरेक्शन क्या रही होगी, एज्यूम डायरेक्शन के ऑपोजिट में। एज्यूम डायरेक्शन कहाँ पे है फ्रिक्शन फोर्स की, टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो एक्चुअली फ्रिक्शन कहाँ लगा होगा, टुवर्ड राइट हैंड साइड। समझ में आया, कहाँ पे लगा होगा, टुवर्ड राइट हैंड साइड। सो दिस इज वन एनालिसिस जहाँ पे आपको एक्सेलरेशन पता चला, फ्रिक्शन फोर्स पता चला। दूसरे केस में आप खुद से क्या एज्यूम करोगे, आपके लिए एज अ होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे सेम यही डायग्राम बनेगा, लेकिन आप बॉडी के ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर दोगे, रिप्लेस। सो दिस इज माय मेथड 2, जहां पे आप क्या करोगे, ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स F जो लग रहा है ना, इसको भूल जाओ, ये पिंक कलर वाला लग रहा है, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में कहां पे लग रहा है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स दिखाई, ये क्या है, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्फीयर। मेथड 2 में यहाँ पे बताओ फोर्स की इक्वेशन क्या लिखोगे, F प्लस F शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और टॉर्क की इक्वेशन क्या लिखोगे, F R माइनस फ्रिक्शन फोर्स F इंटू R शुड बी इक्वल टू I CM इंटू एल्फा, और A CM इज इक्वल टू R इंटू एल्फा। ये आपकी बेसिक 3 इक्वेशन बनेगी, यही 3 इक्वेशन बनेगी। जब आप इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन सेम आएगी। एक्सेलरेशन आपके पास आएगी 10F/7m, और फ्रिक्शन फोर्स F कितना आएगा, 3F/7 विद अ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन ने क्या बता दिया कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा है। समझ में आया, इक्वेशन समझ में आई प्योर रोलिंग के केस में कैसे लिखनी है, पक्का। अगला क्वेश्चन देखें। In the next question, you are given that a cylinder of mass m and radius r rolls without slipping down an inclined plane of length L. You have to find the linear acceleration of the cylinder. Also find the minimum coefficient of friction required on the inclined plane for which the cylinder does not slip. ठीक है, यहाँ पे coefficient of friction भी निकालना है, और पहले क्या निकालना है, linear acceleration. So let us assume that you have a inclined plane like this, और इसके ऊपर हम अपना एक सिलेंडर रख देते हैं, m मास का, रेडियस का, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, इसका डायरेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। सो mg के 2 कंपोनेंट्स आते हैं, mg फोर्स जो आपके वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहे हैं, इसको रिजॉल्व करोगे एंड लेट अस से दैट द इंक्लाइन एंगल इज थीटा। सो mg के कंपोनेंट बताओ कौन कौन से आएंगे, mg sin थीटा तो आएगा along the inclined plane, और mg cos थीटा कहाँ पे आएगा, perpendicular to the inclined plane. This will be mg cos theta. Then due to the contact between the inclined plane and the sphere, it will be experiencing some normal reaction force. रोटेशनल मैकेनिक्स के चैप्टर में आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन और सरफेस दोनों पता होना चाहिए। अगर आपने किसी भी गलत जगह पे लगा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का भी कुछ एक टॉर्क आ जाएगा। मान लो अगर आप बोलो कि यार मुझे है ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे दिखाऊंगा, तो जैसे ही आपने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर दिखाया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपके सेंटर ऑफ बॉडी से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और जैसे ही डिस्प्लेस होगा आप क्या बोलोगे, टॉर्क आएगा ना, जबकि टॉर्क नहीं आना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कायदे से इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा ही नहीं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, सेंट्रल के अबाउट। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को आप दिखाओगे यहाँ पे, समझ में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को यहाँ पे दिखाएंगे, सो दैट द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब ये बताओ बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितने लग रहे हैं, एक, सिर्फ एक। कौन सा, mg sin जिसकी वजह से बॉडी की टेंडेंसी कहाँ पे होगी, आगे की तरफ जाने की, आगे की तरफ स्लिप करने की। slip करने की। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, कायदे से तुम कहाँ पे लगा सकते हो, पीछे की तरफ लगा दो फ्रिक्शन फोर्स, पीछे की तरफ। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स मैंने कहाँ लगा दिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में, F। अब मुझे ये बताओ फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, एक तो n is equals to force mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इसने ये भी पूछा, फाइंड द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मुझे ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे या मैक्सिमम, या कोई भी रैंडम वैल्यू ले सकते हैं, रैंडम ना। लिमिटिंग लेंगे, हाँ लिमिटिंग लेंगे, रैंडम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम या मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो निकालना था कि वो हमेशा अवॉइड करते हैं, हाँ तो लिमिटिंग लेंगे। तो मिनिमम लेना पड़ेगा।
मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आ रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एल, म्यू इंटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है. सो इन दिस केस इफ विल कंसिडर लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू एन along the direction perpendicular to the inclined plane. You will say that n is equal to mg cos theta. सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी जिसको क्या लिख लेंगे, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, या ऐसे कर तो इसको है ना पहले बस फ्रिक्शन के टर्म्स में लिखो, हम कुछ और सॉल्व नहीं करते थे. ये तो आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1. दूसरी इक्वेशन बताओ किस चीज़ की लिखोगे. दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे टॉर्क की इक्वेशन. mg का टॉर्क कितना आएगा, 0, क्योंकि mg जो है वो खुद ही सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं. सो mg के कंपोनेंट्स का टॉर्क भी कितना आएगा, वो भी 0 आएगा. नॉर्मल रिएक्शन n का टॉर्क कितना आएगा, 0. तो टॉर्क बचेगा किसका, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स f का. कितना टॉर्क आएगा, f इंटू आर. किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से इसका अल्फा और ओमेगा दोनों किस डायरेक्शन में आएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर है, सिलेंडर अबाउट द सेंटर ऑफ मास. कितना लेंगे, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर. ठीक है, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे और साथ में देयर इज नो स्लिपिंग. अगर स्लिपिंग नहीं है इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला, और स्लिपिंग ना हो तो आप a इज इक्वल टू आर अल्फा भी बोलोगे. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स एफ नहीं, सबसे पहले एक्सेलरेशन a जो आएगा इट विल कम आउट टू बी 2/3 g sin theta, 2/g 3 sin theta, and therefore the value of the frictional force F will come out to be 1/3 mg sin theta. कितना आएगा, 1/3 mg sin theta. ठीक है, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी हो गई तो वो हमेशा क्या करेगा, प्योर रोल करवा देगा. अब ये फ्रिक्शनल फोर्स की जो हमने बात की थी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोबारा सोचो. अगर ग्राउंड के पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की कोई एक रैंडम वैल्यू है, इन सच अ वे, जैसे इन सच अ वे कि एज्यूम करो कि जो इसकी वैल्यू जो है ना 1/3 mg sin थीटा, दिस कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन. रैंडमली मैं कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ. जो मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो आती है 30 न्यूटन, और इस 30 न्यूटन कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे म्यू का कुछ वैल्यू रहा होगा. तो तुम क्या बोलोगे, जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगा या नहीं लगा, लिमिटिंग नहीं लगा, अभी नहीं लगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि म्यू का कुछ वैल्यू था. तुम धीरे धीरे जो तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू म्यू को डिक्रीज करवाते जाओ. उसकी वैल्यू को डिक्रीज करवाओगे तो ये 28 होगा, और डिक्रीज करवाओगे 25 होगा, और डिक्रीज करवा के कब तक म्यू को डिक्रीज कर सकते हो, उस इंस्टेंट तक जब तक तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना ना आ जाए 20, जो तुम्हारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स के बराबर था. अगर इससे म्यू को तुमने और भी ज्यादा कम किया तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बोलेगा मैं सपोर्ट कर ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो स्लिपिंग होगी ही होगी. इसलिए क्वेश्चन में उसने आपसे बोला कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच विल सपोर्ट द प्योर रोलिंग मोशन. समझ में आया. तो आपका आंसर जो आप पहले दे रहे थे वो ठीक था कि इस पे कोई भी लग सकता है, वो तो डिपेंड करेगा म्यू की वैल्यू के ऊपर. तभी इसने बोला कि म्यू की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ. अगर उस मिनिमम से ज्यादा हुआ फिर क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड से ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके रिक्वायर्ड वैल्यू पे ले आएगा. बात समझ में आई. अब जैसे यहाँ पे तो आपको क्या दिया हुआ था, सिलेंडर दिया हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन सेम है. सॉलिड सिलेंडर की जगह अगर हॉलो सिलेंडर आ गया, कोई स्फीयर आ गया, कोई दूसरी बॉडी आ गई जिसकी एक्सेलरेशन अगर बढ़ गई, उसकी एक्सेलरेशन बढ़ने की वजह से उसका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा. सो फ्रिक्शन मिनिमम इतना हो कि वो दूसरे को भी सपोर्ट कर ले, तो म्यू क्या करेगा, बढ़ा लेगा. फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा ना. म्यू सेम था लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या बोला, पहले तो मैं सेल्फ एडजस्ट होकर कम वैल्यू पे था सिलेंडर के लिए, स्फीयर की बात आई तो वहां पे मैंने सेल्फ एडजस्ट करके अपने आप को बढ़ा लिया. समझ में आया, पक्का. तो इस केस में आपके पास म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मुझे वो निकालनी है. ठीक है, सो यू विल से कि जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स F जो यहाँ से निकाला है आपने, यहाँ से आपने F जो निकाला है वो आपका लेस देन इक्वल टू होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के. हाँ या ना, हमेशा F की वैल्यू कितनी आई, 1/3 mg sin थीटा should be less than equal to limiting friction which is equal to mu into n, और n कितना था, mg cos theta. So mu mg cos theta, mg and mg will cancel out, so mu should be greater than equal to tan theta upon 3. mu should be greater than equal to tan theta upon 3. थीटा की जो भी आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप अपने म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. समझ में आ रही है बात, पक्का.
इतनी मिनिमम वैल्यू होगी तो आपका हमेशा प्योर रोलिंग होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देख, इसमें क्या दिया, फॉर द गिवन फिगर इफ द सिलेंडर डज नॉट स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ द प्लैंक देन यू हैव टू फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक एंड सिलेंडर एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डेटा गिवन है, मास, रेडियस, अच्छा रेडियस ऑफ द सिलेंडर भी दिया है आर, इसका रेडियस आर भी गिवन है, और जो आपका प्लैंक है, प्लैंक और ग्राउंड जो है वो स्मूथ सरफेस पे रखा है। प्लैंक के ऊपर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर तेरा प्लैंक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी रखेगा, सो सिलेंडर जो उसके ऊपर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, पीछे की तरफ। तो सिलेंडर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिलेंडर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, आगे की तरफ, तो इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाया है, और जो प्लैंक है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, उस पर थोड़ा सा नीचे दिखा रहा हूँ, यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, कॉपी में आपको अलग अलग बनाने लगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द प्लैंक क्या लिखोगे, एक्सटर्नल फोर्स एफ माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एफ शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्लैंक कैपिटल एम इनटू लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक a1, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक a1 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में हम प्लैंक को एज्यूम करवा रहे हैं कि ये मोशन में जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a1। अच्छा अगर अब इस केस में जो तेरा सिलेंडर है वो प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है और प्लैंक a1 एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि सिलेंडर में एक नॉन इनिशियल फ्रेम में रखा हुआ है, या सिलेंडर एक ऐसी बॉडी के ऊपर रखा है जो बॉडी खुद स्लिप कर रही है। तो यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, स्यूडो फोर्स के डायरेक्शन में लगेगा, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर तेरा प्लैंक फॉरवर्ड डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन के साथ जा रहा था तो तू सिलेंडर के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन किसकी, उस सरफेस की जिस सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस की एक्सेलरेशन कितनी, a1, ठीक है। अब हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिलेंडर। तो बताओ सिलेंडर जो है उसको अगर हम एज्यूम कर लें कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में a2 एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखोगे, m a1 माइनस एफ शुड बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू a2, जो है स्मॉल m क्या बता रहे हैं आपको, मास ऑफ द सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर के लिए अगर मैं रोटेशनल टॉर्क की अगर इक्वेशन लिखूं तो वो टॉर्क की इक्वेशन क्या बताएगी, जो तुम्हारा स्यूडो फोर्स लग रहा है वो तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा, उसका टॉर्क 0, mg खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो भी सेंटर ऑफ मास से लग रहा है 0, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसका टॉर्क 0, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क किसका आएगा, फ्रिक्शन का, कितना आएगा, F इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा। फ्रिक्शनल टॉर्क की वजह से बॉडी की रोटेट करने की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में आएगी, पीछे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पीछे मत बोलो, क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो एल्फा कितना आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि अल्फा a2 और a1 में रिलेशन क्या होगा, अल्फा a1 और a2 में जैसे ही तुमने बॉडी के ऊपर स्यूडो फोर्स लगा दिया, तुमने प्लैंक a1 को क्या कर दिया, स्टेशनरी कर दिया। अगर स्टेशनरी कर दिया तो तेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सिलेंडर एंड द प्लैंक क्या हो गया, हाँ। तो जैसे ही आपने बॉडी के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगा दिया, जो आपका सिलेंडर है और प्लैंक है, प्लैंक क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट एक्सेलरेशन कितनी हो जानी चाहिए,
0, हाँ या ना? Yes. सो उस केस में आपके पास सीधा रिलेशन क्या आएगा, दैट अल्फा शुड बी इक्वल टू आर इंटू A2, सॉरी A2 इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। क्या लिखोगे? A2 इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। समझ में आया? ये 4 इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। कौन कौन सी? एक तो आपने लिखी सिलेंडर की लीनियर एक्सेलरेशन, एक लिखी प्लैंक की लीनियर एक्सेलरेशन, एक लिखी सिलेंडर की लीनियर एक्सेलरेशन, एक लिखा टॉर्क की इक्वेशन और चौथी क्या लिखी? कंस्ट्रेंट रिलेशन। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रिलेशन जो मेजर रिलेशन जो बनेंगे, सबसे पहला एक्सेलरेशन A1 will come out to be c/2 times acceleration A2। एक ये रिलेशन आपके पास डेवलप होगा, और जब आप सभी इक्वेशन को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द एक्सेलरेशन A2 will come out to be 2f upon 3m plus m and the acceleration A1 will come out to be 3f upon 3m plus m। समझ में आई बात? पक्का? इसी क्वेश्चन को घर जाके आप एक दूसरे तरीके से और सॉल्व करके देखोगे, जहां पे आप सिलेंडर के ऊपर स्यूडो फोर्स नहीं लगाओगे। सिलेंडर के ऊपर स्यूडो फोर्स मत लगाना, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है उसकी इक्वेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, सोच के आना लेकिन, ठीक है? उसमें आपको क्या क्या करना होगा, प्लैंक के ऊपर जो आपके पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन को मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, नहीं येलो कलर से लिखता हूँ, यहीं पे आपके पास सिलेंडर की फोर्स इक्वेशन तो सेम बनेगी, F माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A1। टॉर्क इक्वेशन सेम बनेगी, F इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सिंस आपने स्यूडो फोर्स नहीं लगाया है, सो इस केस में जो आपकी फोर्स की इक्वेशन जो आएगी वो कितनी आएगी, माइनस एफ इज इक्वल टू M इंटू A2। और अब आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है उसकी एक्सेलरेशन अलग अलग है, क्योंकि वो प्लैंक पे है और प्लैंक खुद A1 एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लैंक खुद A1 एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो फॉर द सेम सेंस ऑफ रोटेशन विच इज शोन इन द डायग्राम वेयर द बॉडी इज हैविंग एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, बट यू विल राइट कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आएगा सिलेंडर पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आएगा सिलेंडर पे, उसके एक्सेलरेशन कौन सी होगी, आर इंटू अल्फा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस A2 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू A1, शुड बी इक्वल टू A1। समझ में आया? पक्का? इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके देखना कि आपके पास A1 और A2 की सेम वैल्यूज आती हैं या नहीं आती है।